गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में जो आज का हमारा टॉपिक है वह है पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत। पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत, यानी कि इससे पहले जो हम पढ़ चुके वो पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हमने पढ़े थे। उपयोगिता का सिद्धांत पढ़ा था, जीवन से संबद्धता का हमने सिद्धांत पढ़ा था, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ा था, फिर उसके अलावा रुचि का सिद्धांत पढ़ा था, सहसंबंध का सिद्धांत पढ़ा था कि पाठ्यक्रम का जब निर्माण करते हैं तो इन सभी सिद्धांतों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि किस प्रकार से जब एक पाठ्य पुस्तक बनती है तो उसके चयन के लिए, यानी उसको जो हमें सेलेक्ट करना होता है तो उनमें किन किन सिद्धांतों को हमें ध्यान में रखना चाहिए या किन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्य पुस्तक का हमें निर्माण करना चाहिए। तो जो सबसे पहला हमारा जो है इसमें वो है कि पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था। पहला जो है पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था, यानी कि क्या क्या चयन उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्था एक पाठ्य पुस्तक में होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जैसे कि क्या है, सबसे पहले पाठ्य पुस्तक छात्रों की दृष्टि से होनी चाहिए। पहला जो है वो हमारा छात्रों की दृष्टि से, यानी छात्रों की दृष्टि से देखें तो यानी कि बाल केंद्रितता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि बालकों के संवेगात्मक विकास को देख लो या उसकी रुचि को देख लो, योग्यता को देख लो, क्षमता को देख लो, इन सभी आधारों पर ही पाठ्य पुस्तक निर्मित होनी चाहिए। दूसरा जो है हमारा वो है पाठ्य वस्तु का चयन समाज की दृष्टि से। पहला तो है छात्रों की दृष्टि से, दूसरा है हमारा समाज की दृष्टि से। समाज की दृष्टि से, अब समाज की दृष्टि से पाठ्य पुस्तक का चयन किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि जो समाज की दृष्टि से इसमें जो पाठ्य पुस्तक है वो समान हो तथा आर्थिक विकास एवं उन्नति के लिए देश के नागरिकों के अंदर जो नव जागरण उसका संचार कर सकें, यानी कि जो आर्थिक विकास हो रहा है, समाज की जो नव नीतियाँ उनका निर्माण किस प्रकार होता है उसका नव संचार कर सके, तो समाज की दृष्टि से इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। अब जो है हमारा वो है पाठ्य पुस्तक में पाठ्य वस्तु की जो व्यवस्था होती है, यानी जो भी व्यवस्था की जाए वो छात्रों की जो मानसिक स्तर है उनके अनुकूल होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी टॉपिक डाला जाए तो उनके मानसिक स्तर के अनुकूल ही होना चाहिए ताकि वो समस्या का समाधान निकाल सके। दूसरा जो है हमारा वो है समस्या शिक्षण वीडियो के अनुकूल पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो शिक्षण व्यवस्था दी गई है उसके अनुकूल शिक्षण वीडियो का समावेश भी होना चाहिए। फिर पाठ्य पुस्तक में मनोवैज्ञानिक जो क्रम होता है उसकी स्थापना कर देनी चाहिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक स्तंभ होगा तभी जाके वो बाल केंद्रित होकर बाल केंद्रित है तो उसे इजीली बच्चे आराम से समझ सकेंगे, क्योंकि वो उनकी स्तर के अनुकूल ही या उनकी रुचि के अनुकूल होती है। नेक्स्ट जो है इसमें जो दूसरी बात आती है हमारी कि जो पाठ्य पुस्तक का जब हम चयन करते हैं तो उसमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए, पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति। पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति, यानी कि उसकी बाह्य आकृति किस प्रकार की होनी चाहिए, ये हमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए। जब हम पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं तो उसका बाह्य यानी कि जो आउटर उसका होता है, जो फर्स्ट पेज है जो हम बाहर से देख रहे हैं उस चीज़ में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, बाह्य आकृति में जो टाइपिंग होती है, यानी कि किस प्रकार से एक प्रकार से बुक आपकी यहाँ पर है, ये बुक है तो इसका जो हो ये आपकी पाठ्य पुस्तक है। अब इसका जो होगा ना प्रश्न वगैरह वो किस प्रकार से होना चाहिए, मान लीजिए आपकी अर्थशास्त्र की बुक है तो उसकी टाइपिंग देखी जाए कि किस प्रकार की गई है, किस तरह से शब्दों को कलरफुल किया गया है या किस तरह से उसका जिल्द है, उसका कागज़ कैसा है, मोटा है, पतला है, उनमें शब्दों के बीच कितनी दूरी दी गई है। फिर यहाँ पर भी अगर कुछ लिखा गया है तो उनमें शब्दों के बीच कितनी दूरी है और शब्दों का आकार क्या है, यानी कि इसके अंदर आपको देखना है कि जो जिल्द होती है, जिल्द देखनी है आपको, उसका कवर देखना है, शब्दों का आकार देखना है,
शब्दों का आकार व शब्दों के मध्य दूरी, व शब्दों के मध्य दूरी, यानी कितनी दूरी होनी चाहिए और टाइपिंग उसकी कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध और सहज भाषा का प्रयोग होना चाहिए। फिर जो आकार है फिर मार्जिन जो दिया जाता है, जो मार्जिन इस प्रकार से छोड़ा जाता है, पाठ्य पुस्तक में मार्जिन कितना छोड़ा गया है, यहाँ ऊपर हेडिंग किस प्रकार से डाली गई है, कितने शब्दों उसको कितना बड़ा लिया गया है, इन सब चीज़ों की उचित व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। अब दूसरा जो हम बात करेंगे वो है हमारा विषय सूची। तीसरी जो आपकी हमारी वो है विषय सूची। अब विषय सूची में क्या क्या आता है, विषय सूची से आप समझते होंगे कि उस सूची के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, जैसे उसकी ग्रामता क्या है, उसका महत्व क्या है और उसका क्षेत्र, उसका महत्व और क्षेत्र वो आना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो क्या है, विषय सूची तो हमारी आगे पे है। देखो पाठ्य पुस्तक की चयन व्यवस्था छात्रों की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से हमने देखा। फिर आपने पाठ्य पुस्तक की भाई आकृति में देखा कि क्या क्या होना चाहिए। फिर आपने विषय सूची में उसका महत्व और क्षेत्र पढ़ा। अब है कि पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से यदि क्रमबद्ध चलता रहेगा तो एक पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छी होगी। तो प्रस्तुतिकरण में क्या आता है, तो प्रस्तुतिकरण में कि ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जिससे कि छात्रों में स्वाध्याय की भावना का विकास हो सके, यानी कि वो स्वयं खुद पढ़ के अपने अंदर ऐसी आदत उनके अंदर आ जाए कि वो खुद अध्ययन करना लग जाए और उनके अंदर ऐसी आदतों एवं कुशलताओं का निर्माण हो सके। अब दूसरे विषय की पाठ्य पुस्तक से सहसंबंध स्थापित करने में सहायक हो। पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हो कि उसके अंदर जब हम प्रस्तुतिकरण को देखें तो एक विषय के साथ में दूसरे विषय को समझने में या अध्ययन करने में सहायक हो। दूसरा हमारा वर्ग तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं की संतुष्टि करता हो, यानी कि किस प्रकार विभिन्नताएं दी गई थी उनको एकदम परफेक्टली बताया गया हो। नेक्स्ट हमारा सीखने के नियमों के अनुकूल, यानी पाठ्य पुस्तक तभी सक्रिय होती है, तभी अच्छी होती है, सक्रिय नहीं यानी कि तभी वह एक प्रभावी होती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है जब वह सीखने के नियमों के अनुकूल हो, क्योंकि विद्यार्थी कार्य करके ही सीखता है, तो उसमें सीखने के नियमों का प्रतिपादन होना चाहिए। फिर वो शिक्षण सूत्रों के अनुकूल हो। शिक्षण सूत्र जो हमारे होते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर सरल से कठिन की ओर, यानी कि ये सारे सूत्र उसके अंदर सम्मिलित होने चाहिए। छात्रों की विषय के प्रति रुचि प्रदान करती हो, यानी कि रुचि प्रदान नहीं करेगी तो विद्यार्थी इस पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे। फिर छात्रों का मानसिक विकास में भी सहायक हो, मानसिक विकास के साथ साथ उसका संवेगात्मक विकास भी हो सके। छात्रों के मानसिक विकास में सहायक भी होगा और संवेगात्मक स्तर जो है उसके लिए भी उसको अनुकूल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है शैक्षिक साधन। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक साधन। अब शैक्षिक साधन क्या होता है, यानी कि प्रस्तुतिकरण का आपने पढ़ लिया। अब शैक्षिक साधन क्या है, शैक्षिक साधन है कि किस प्रकार पढ़ना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें जरूरी है। जैसे पहला जो है वो है शिक्षण के अंदर जो अभ्यास प्रश्न आते हैं, यानी कि अभ्यास प्रश्न। अब अभ्यास प्रश्न से अर्थ होता है कि विद्यार्थी जब अभ्यास करते हैं उनके अभ्यास के लिए प्रश्न होने चाहिए ताकि उनको हल करके उनकी प्रैक्टिस हो सके और उन्हें ज्ञान अर्जित हो सके। फिर उसके अलावा निर्देश होने चाहिए। फिर है सहायक पुस्तकों की सूची होनी चाहिए। सहायक जो पुस्तकें होती है यानी किस प्रकार से निर्देश दिया जाए तो उन्हें किस प्रकार से हल करना, और जो सहायक पुस्तिकाएँ होती है कि इस कंटेंट को आप और किन पुस्तकों के माध्यम से इस विषय का ज्ञान ले सकते हो तो उनकी सूची होनी चाहिए। उसके अलावा जो हमारा है अनुक्रमणिका होनी चाहिए, यानी कि विवरण जो दिया जाता है वो होना चाहिए। उसके अलावा हमारा प्रस्तावना है और उसके बाद ये आदि की यथार्थता, यानी इन सब चीज़ों की सत्यता होनी चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए। तभी शैक्षिक साधनों का भी पाठ्य पुस्तक के चयन में ध्यान रखना चाहिए। यानी ये जो सारे शैक्षिक साधन हैं, अभ्यास प्रश्न जो हमारे होते हैं, फिर निर्देश होते हैं, फिर सहायक पुस्तकों की सूची होती है, फिर उसके अलावा जो हमारे अनुक्रमणिका होती है, प्रस्तावना होती है, तो इन सभी का होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में उदाहरण। एक पाठ्य पुस्तक अच्छी तभी होती है जब वह उदाहरणों से भरी हुई हो, यानी कि कोई भी चीज़ को समझाने के लिए यदि हम उदाहरण पेश करते हैं तो विद्यार्थियों को जल्दी समझ में आता है। उदाहरण के अंदर आता है आपका शाब्दिक भी हो सकता है और प्रदर्शन वाला भी हो सकता है। जो प्रदर्शनात्मक उदाहरण होते हैं उनकी होती कि जैसे प्रदर्शन करके बताना, तो आप उसको बता सकते हैं सूची पत्र होते हैं उसके माध्यम से या तालिकाओं के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, यानी किसी चीज़
को हम बता रहे हैं, यदि हम जन्म दर मृत्यु दर बता रहे हैं तो हम उसको ये ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं। ये घटा, ये बढ़ा, फिर ये घटा, फिर ये और ज़्यादा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर गिरावट आई, फिर गिरावट आई। यानी इस प्रकार ग्राफ के उदाहरण भी हम उनको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मानचित्र का या आंकड़ों के द्वारा इन सब चीज़ों की जो है, और आंकड़े यदि हम प्रस्तुत कर रहे हैं या ग्राफ प्रस्तुत कर रहे हैं या रेखा चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो इन आंकड़ों में शुद्धता होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना शुद्धता के यदि हम सिखाएंगे तो वो क्या होगा, उपयुक्त नहीं होगा और बच्चे गलत चीज़ें सीखेंगे। और उनकी पर्याप्त संख्या भी होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे यदि 2.25% है तो वो एक्यूरेट होना चाहिए। यदि 2.25 है और हमने 2.30 लिखा या उनको बढ़ाया तो ये गलत होगा। यानी कि एकदम संख्याओं का जो निर्धारण है, यदि हम ऐसा एग्जाम्पल दे रहे रेखा चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, तो संख्याओं में शुद्धता होना और संख्याओं का उपयुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा लेखक। नेक्स्ट जो आता है, जब हम ध्यान रखते हैं तो उसमें ये भी ध्यान रखना होता है, जब हम चयन करते हैं कि लेखक का ध्यान रखना। लेखक के अंदर क्या, लेखक के विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, उसका अनुभव है, प्रसिद्धि, यानी उसकी क्या अनुभव है, कितने सालों से उसने क्या क्या उसकी योग्यता है, या प्रकाशन कौन सा है, और मनोविज्ञान का ज्ञान भी उस लेखक में के अंदर यदि मनोविज्ञान का ज्ञान है तो वो पाठ्य पुस्तक में दिख रहा है या नहीं। तो आज जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला हमारा जो चयन का था कि पाठ्य पुस्तक की चयन और व्यवस्था यानी किस आधार पर करनी चाहिए। तो दो आधार पर होती, छात्रों की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से। छात्रों की दृष्टि से यानी कि उनकी योग्यता, रुचि, अनुभव और उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक को। दूसरी जो है समाज की दृष्टि से, यानी कि उनको समाज में किस प्रकार उन्नत बने, नव जागरण का संचार हो सके। फिर हमारा था कि पाठ्य पुस्तक की बाह्य आकृति। यदि हम एक पाठ्य पुस्तक खरीद रहे हैं या चयन करें तो हमें इसकी बाह्य आकृति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसका चित्र किस प्रकार है, कवर कैसा है, शब्दों का आकार कैसा है, कलर का उपयोग हुआ या नहीं हुआ, शब्द अगर लिखे गए हैं तो शब्दों की मध्य कितनी डिग्री है, टाइपिंग की व्यवस्था कैसी, और जो शब्द लिखे गए उनमें कितनी शुद्धता है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर हमारा विषय सूची जो है उसकी ग्राह्यता है या उसका महत्व क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, ये भी ध्यान में रखना जरूरी। फिर हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण आपको किस प्रकार होता है, मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रस्तुतिकरण यानी ऐसी किताब होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों का स्वाध्याय की आदत या उनमें कुशलताओं का निर्माण हो सके, विकास हो सके, जो उनका मानसिक स्तर के साथ साथ उनका संवेगात्मक विकास भी हो, उसके साथ साथ उनकी जो विभिन्नताएं जो होती है सीखने के नियमों के अनुकूल हो, और जो हमारे शिक्षण के सूत्र होते हैं उनके अनुकूल हो। फिर हमारा शैक्षिक साधन। शैक्षिक साधन क्या होता है, अभ्यास के लिए प्रश्न पत्र होने चाहिए, उसके निर्देश होने चाहिए, अनुक्रमणिका होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी तब वो इसके आधार पर वो आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमारा उदाहरण। यदि उदाहरण हम दे रहे तो वो शाब्दिक भी हो सकता है और प्रश्न प्रदर्शनात्मक भी हो सकता है। शाब्दिक का तो आपको पता है कि जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दे दिया, आपको बोल के दे दिया, जैसे और सूची पत्र, जैसे कि अब मैं बताऊँ और आपको प्रदर्शन करता हूँ, सूची पत्र के तालिकाओं के माध्यम से या ग्राफ के माध्यम से, जैसा मैंने उदाहरण यहाँ पर बताया, और रेखा चित्र से। तो रेखा चित्र, ग्राफ और जब आंकड़े हम इनके माध्यम से यदि प्रदर्शन के रूप में यदि हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उनमें संख्याओं की मतलब शुद्धता होनी चाहिए, और जो आंकड़े होता है उनमें शुद्धता और उपयुक्तता होनी चाहिए। फिर लेखक जो है, लेखक की जो लोकप्रियता है या उसकी स्पष्टता है, मौलिकता है, निष्पक्षता है, ये दिखनी चाहिए। उसके साथ साथ उसका प्रकाशन क्या है, उसकी योग्यता क्या है, और यदि उसमें मनोविज्ञान का ज्ञान है तो पाठ्य पुस्तक में मनोवैज्ञानिकता दिखनी चाहिए। ये तो हमारे पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत। यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।